Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Zainul Abidin. Today we are going to study about the judicial system of Turkey. इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की का जो अदालती निज़ाम है यानी कोर्ट सिस्टम ऑफ तुर्की क्या है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तुर्की है सब वो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है। मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त ओपन है तुर्की का। जो इस वक्त तुर्की के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1982 के है। इसके तहत वहाँ की जो रिपब्लिक तुर्की है वो रन कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर 3 है यानी कि पार्ट 3 और इसका चैप्टर नंबर 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट 3 फंडामेंटल ऑर्गन्स ऑफ द रिपब्लिक यानी कि किन ऑर्गन्स के ऊपर जो स्टेट है जो रिपब्लिक ऑफ तुर्की है वो रन करेगा, वो क्या ऑर्गन्स है वो उसके अंदर चैप्टर 3 में हम जाते हैं तो वो डील करता है जुडिशरी से, क्योंकि चैप्टर 1 जो है वो लेजिस्लेटिव पावर से डील करता है। इसी तरह जो चैप्टर 2 है वो एग्जेक्टिव पावर से डील करता है और जो चैप्टर 3 है वो है जुडिशियल पावर्स। जितनी भी स्टेट्स हैं उसके 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं जो जिसके अंदर सबसे पहले लेजिस्लेचर आती है, फिर एग्जेक्टिव आती है और फिर जुडिशरी आती है। ये 3 मेन ऑर्गन्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टेट के लिए और इन्हीं 3 ऑर्गन्स के थ्रू जो स्टेट है वो रन करती है। और ये तीनों जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी अपनी डोमेन्स होती हैं, अपनी पावर्स होती हैं, अपना अपना इनका काम होता है और ये किसी भी जो है ये एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। तो हमारा जो टॉपिक है वो है जुडिशरी ऑफ तुर्की। तो हम देखते हैं कि अदालती निज़ाम तुर्की का वो क्या है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। जब जुडिशियल सिस्टम ऑफ तुर्की इज़ डिफाइंड बाय चैप्टर 3 यानी पार्ट 3 के चैप्टर 3 आर्टिकल 138 to 160 of the Constitution of Turkey 1982. With the founding of Republic, Turkey adopted a civil law legal system replacing Ottoman law and the Sharia courts. आपको पता है कि जब तुर्की से पहले जो है वो ऑटोमन अम्पायर थी, सल्तनत उस्मानिया थी, एक इस्लामिक जो है वो एक सल्तनत थी, उसके अपनी शरिया कोर्ट्स थी, अपने एक ऑटोमन लॉज थे। तो उनसे जो है तुर्की बाद में बना। तो तुर्की जो है वो कमाल मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है उसने इसको एक सेकुलर स्टेट बनाया। रिपब्लिक ऑफ तुर्की जो है वो इसका फुल नेम है। तो उसके अंदर फिर क्या है कि ऑटोमन लॉज को ख़त्म किया गया, शरिया कोर्ट्स को ख़त्म किया गया और सिविल लॉ जो है उसको अडॉप्ट किया गया। हम देखते हैं कि टर्किश जुडिशरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ मैनी कोर्ट्स, जिसके अंदर जुडिशियल कोर्ट्स आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स आती है, मिलिट्री कोर्ट्स आती है, सुप्रीम कोर्ट्स आती हैं और सम अदर कोर्ट्स आती है। जितनी ये मैंने 4-5 लिखी हैं, इसके आगे फर्दर कोर्ट्स हैं। जैसे जुडिशियल कोर्ट है तो इसके फर्दर कुछ कोर्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं तो इसके भी फर्दर कुछ कोर्ट्स हैं, इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स हैं तो उनके भी आगे फर्दर सम कोर्ट्स हैं, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट्स की भी सम कोर्ट्स हैं। तो हम उनको आगे डिटेल में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सब रेलिवेंट प्रोविजंस। बेसिकली 138 से 160 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं जुडिशरी से। तो मैंने यहाँ पर सम रेलिवेंट जो प्रोविजंस हैं वो मैंने लिखी है, क्योंकि सारी जो है मैं वो नहीं लिख सकता था क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी है और फिर उसके बाद काफ़ी लेंथी हो जाना था। आर्टिकल 138 जो है वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता है, यानी जो जुडिशरी ऑफ तुर्की है वो आज़ाद है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी की अंडर नहीं है, वो किसी के का अंडर काम नहीं करेगी बल्कि आज़ादाना फैसला करेगी, इंडिपेंडेंट ही वर्क करेगी। आर्टिकल 139 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ जजेस है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1982 है वो उसका आर्टिकल 139 जो है वो जजेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरह आर्टिकल 140 जो है वो क्वालिफिकेशन, सैलरीज, अलाउंसेस एंड मैंडेटरी रिटायरमेंट एज फॉर जजेस जो कि 65 एज है उसके बारे में डील करता है। इसी तरह आर्टिकल 141 डील विद द पब्लिसिटी ऑफ हेयरिंग, यानी कि जो हेयरिंग है, जो कोर्ट की हेयरिंग होगी वो पब्लिसिटी होगी, ओपन होगी। इस तरह कुछ जो है वो ओपन नहीं भी होती लेकिन मोस्टली जो है वो ओपन होगी, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सुप्रीम लॉ है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर जो है वो जो स्टेट है वो रन करती है। अगर हम लीगल प्रोफेशन की बात करें, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो पाकिस्तान का जो लीगल प्रोफेशन है उसके अंदर भी आपको लॉयर्स मिलेंगे, इसी तरह जजेस मिलेंगे, प्रोसिक्यूटर्स मिलेंगे। तो इसी तरह जो वहाँ का जो लीगल प्रोफेशन है वो भी इसी तरह ही है, वहाँ पे लॉयर्स हैं, जजेस हैं और प्रोसिक्यूटर्स हैं। अब हम जो है प्रॉपर जुडिशरी जो है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देखा जुडिशियल कोर्ट्स, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जुडिशियल कोर्ट्स जो है उसके अंदर फर्दर कौन सी कोर्ट्स आती हैं। तो उसके अंदर सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स आती हैं।
बेसिकली सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स जो है ये डील करती हैं कि जो कि सिविल और क्रिमिनल मैटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सिविल आपको पता है कौन से मैटर्स होते हैं जो छोटे होते हैं, जैसे ज़मीन का हो गया, ट्रेसपास का हो गया, किसी ने कोई लड़ाई झगड़ा का हो गया। तो ये जितने छोटे छोटे प्रॉपर्टी का हो गया तो ये सब सिविल मैटर्स हैं और ये सिविल कोर्ट्स के अंदर देखे जाते हैं। इसी तरह क्रिमिनल जो है वो जैसे मर्डर का हो गया, रॉबरी का हो गया, रेप का हो गया। तो दीज आर द क्रिमिनल मैटर्स। डिसीजंस ऑफ दीज कोर्ट्स में चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ कैसेशन। अच्छा, जो जुडिशल कोर्ट है ये एक वहाँ की कोर्ट है, इसके अंदर सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स आती हैं। अब सिविल और क्रिमिनल जो कोर्ट्स हैं जो इनकी डिसीजंस हैं वो कहाँ पर चैलेंज हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कोर्ट ऑफ कैसेशन में। हम दोबारा वापस जाते हैं, अब हम सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं इसके अंदर हमने देखा ना कि फर्दर कोर्ट्स आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर जो फर्दर कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ कैसेशन है। तो कोर्ट ऑफ कैसेशन जो है वहाँ की एक सुप्रीम कोर्ट होती है कि जिसके अंदर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं उनके चैलेंज जो है वो वहाँ पर चैलेंज, उनके जो डिसीजंस हैं वहाँ पर वो चैलेंज किए जा सकते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट्स, अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट्स जो है वो कौन कौन सी वहाँ पर फर्दर हम देखें। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वहाँ की, ये सुप्रीम कोर्ट है। कोर्ट ऑफ कैसेशन है जो कि हमने देखा ना कि सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स के जो डिसीजंस हैं वो कोर्ट ऑफ कैसेशन के अंदर चैलेंज हो सकते हैं। इसी तरह जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है वो एक है कोर्ट ऑफ जुडिशियल डिस्प्यूट्स। इसको मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करना मैं भूल गया था तो मैं आपको वैसे उसका बता देता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले जो है इसी का बता देता हूँ कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल डिस्प्यूट क्या है। बेसिकली जो कोर्ट ऑफ जुडिशियल डिस्प्यूट है इसके अंदर जो कि मिलिट्री कोर्ट्स या सिविल कोर्ट्स के बिटवीन कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो जो कोर्ट ऑफ जुडिशियल डिस्प्यूट है या जो जुडिस्डिक्शन कॉन्फ्लिक्ट कोर्ट है ये उसको सॉल्व करती है। तो ये बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट है तुर्की की। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 15 रेगुलर जजेस एंड 5 अल्टरनेट जजेस। They cannot join any other job or services during this job for judges of constitutional court। यानी कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जो जजेस हैं वो ड्यूरिंग दिस जॉब कोई भी अदर सर्विस जो है उसको नहीं उसका वो नहीं कर सकते। एज ऑफ लिमिट की बात करें तो 40 ईयर्स है, कम से कम 40 ईयर्स होनी चाहिए। एंड जजेस रिटायर एट द एज ऑफ 65। पावर्स की बात करें तो ये जो है इनके पास पावर्स है कि जुडिशियल रिव्यू कर सकती हैं। इसके अलावा एग्जामिन द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी अमेंडमेंट करनी हो तो यहाँ पर जो है ये उसको देख सकती है। ये उसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर के कोई भी अगर अमेंडमेंट होनी है या फिर कोई भी ऐसा कोई जो है वो एक प्रॉब्लम आ गई है तो उसको इसके अंदर जो है वो पेश किया जाता है। नेक्स्ट है मिलिट्री कोर्ट्स। तुर्की के अंदर जो है एक प्रॉपर मिलिट्री कोर्ट है। अब मिलिट्री कोर्ट जो है ये वहाँ की एक कोर्ट है। इसके अंदर भी 3 फर्दर आती हैं, जैसे मिलिट्री कोर्ट हो गई, मिलिट्री कोर्ट ऑफ कैसेशन हो गई एंड मिलिट्री हाई कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। मिलिट्री कोर्ट क्या है? इन टर्की दे आर सेपरेट कोर्ट्स ऑफ मिलिट्री। These courts are established to settle the disputes arising in military। कि जो कि आर्मी के अंदर, फौज के अंदर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ गया है या कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है तो उसके सोल्यूशन के लिए ये कोर्ट्स जो है वो काम करती हैं। द डिस्प्यूट्स ऑफ मिलिट्री आर हेयर इन मिलिट्री कोर्ट्स। मिलिट्री कोर्ट ऑफ कैसेशन। The military court of cassation was the court of final instance for all judgments and decisions rendered by the military courts. It was also the first and last court of instance to have jurisdiction over certain military personnel and appointed by the law. High Military Administration Court of Appeal। अच्छा, अगर मिलिट्री कोर्ट का कोई डिसीजन है या फिर कोई भी अगर जजमेंट आ गई है तो वो उसको यहाँ पर चैलेंज किया जाता है किसके अंदर? हाई मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट ऑफ अपील के अंदर। दिस कोर्ट हियर द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ मिलिट्री कोर्ट। जजेस ऑफ दिस कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो इस कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है या फिर इलेक्ट करता है। हमने देखा कि मिलिट्री कोर्ट क्या होती है कि जो भी आर्मी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है या फिर मिलिट्री के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम या इशू या डिस्प्यूट आ गया है तो मिलिट्री कोर्ट उसको सॉल्व करती है।
मिलिट्री कोर्ट ऑफ कैसेशन जो है वो एक फाइनल इंस्टेंस है फॉर ऑल जजमेंट्स गिवन बाय द मिलिट्री कोर्ट्स। हाई मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट ऑफ अपील क्या है कि जो कि मिलिट्री कोर्ट की जो डिसीजंस हैं वो उसको यहाँ पर जो है वो चैलेंज किया जा सकता है, और ये जो कोर्ट है वो उसकी जो डिसीजंस है उसको सुनती है। यानी कि अगर कोई डिसीजन किसी को पसंद नहीं आया तो वो अपना, ये नहीं कि अब वो उसको बाउंड है मानने के लिए, तो वो अपना जो मिलिट्री कोर्ट का जो डिसीजन है, जजमेंट है, वो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट जो है, कोर्ट ऑफ अपील के अंदर उसको चैलेंज कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट बेसिकली जो कि स्मॉल इश्यूज होते हैं, यानी कि टैक्स से हो गया या फिर जो इन चीज़ों से है वो इसके अंदर देखे जाते हैं। अच्छा, काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये एक बड़ी कोर्ट है, ये भी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जो काउंसिल ऑफ स्टेट है ये भी बेसिकली जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट आती है, ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी इश्यूज होते हैं वहाँ की ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होती है और उनको सॉल्व करती है। इसके अलावा अदर कोर्ट, सब अदर कोर्ट्स में आ जाती है, जिसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आ जाती है, लेबर कोर्ट आ जाती है, कंज्यूमर कोर्ट आ जाती है, कोर्ट ऑफ अकाउंट्स आ जाता है, इसी तरह जुवेनाइल कोर्ट्स आ जाती हैं। अगर हम एडीआर की बात करें तो आपको पता है कि एडीआर क्या होता है कि एक यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोर्ट सिस्टम या फिर लिटिगेशन जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, यानी लिटिगेशन का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये आउटसाइड ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट प्रोसेस है, यानी एक प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट है आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। लेबर कोर्ट जो है ये वहाँ की एक कोर्ट है जो कि सिक्योरिटी या अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो है वो या उसके बारे में डील करती है। इसी तरह जो कंज्यूमर कोर्ट है ये स्पेशलाइज है किसके बारे में, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जो है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी कंज्यूमर का तो वो इसके बारे में यहाँ पर देखा जाता है, और ये जो है सिंगल जज के थ्रू यहाँ इसको हेयर किया जाता है। इसी तरह जुवेनाइल कोर्ट है तो वो आपको पता है कि हमने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि जुवेनाइल कोर्ट जो है वो माइनर्स जो है उनके साथ डील करती है जो कि बिलो द एज ऑफ 18 है। तो बच्चों के जो क्राइम्स हैं वो जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर जो है वो देखे जाते हैं। अगर हम रिव्यू देते हैं पूरे लेक्चर को तो हमने सबसे पहले देखा कि जुडिशरी ऑफ तुर्की, उसके हमने इंट्रोडक्शन देखा कि जो कि हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तुर्की 1982 है उसका पार्ट 3 के चैप्टर 3 के आर्टिकल 138 से 160 जितने भी हैं वो डील करते हैं जुडिशरी से। उसके बाद हमने देखा कि तुर्की ने सिविल लॉ लीगल सिस्टम अडॉप्ट किए हैं, रिप्लेसिंग ऑटोमन लॉज एंड शरिया कोर्ट। उसके बाद हमने डिफरेंट कोर्ट्स देखी, जिसके अंदर हमने जुडिशियल कोर्ट्स देखी हैं। जुडिशियल कोर्ट्स के अंदर हमने देखा कि सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स आती है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हमने देखे, उसके अंदर हमने देखा कि टैक्स आ जाता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स आ जाती हैं। इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स के हमने देखा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मिलिट्री कोर्ट ऑफ कैसेशन आ जाती है या फिर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट ऑफ अपील आ जाती है। इसी तरह हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा तो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स देखी हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पर हमने जो है वो कोर्ट ऑफ कैसेशन जो है वो देखा कि जो कि अगर सिविल कोर्ट्स या क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर कोई ना कोई जो है वो उनके जो डिसीजन है वो यहाँ पर चैलेंज किए जा सकते हैं। इसी तरह हमने कोर्ट ऑफ जुडिशियल डिस्प्यूट देखा जो कि बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट कोर्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल दो कोर्ट्स के अंदर या फिर दो अदालतों के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो उसकी सोल्यूशन के लिए ये कोर्ट जो है वो अपनी खिदमत अंजाम देती है। तो हमारा ये लेक्चर था आज का। आई होप कि आपको समझ आई हो कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।